हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो है, इसका क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर हमारे बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं सब्जेक्ट के वो इसके अंदर कम्प्लीटली क्लियर हो जाएंगे। देन ये जो क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन है, इसकी पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये वो क्वेश्चन पेपर है जो आज हम डिस्कस करेंगे। ये जनवरी 2020 का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर जो है 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। फर्स्ट सेक्शन है, इसके अंदर 10 पार्ट्स हैं, हमें 10 क्वेश्चंस इसके अंदर करने हैं जो सारे 2 मार्क्स के हैं। सो इनके अंदर हमें बहुत ही शॉर्ट में इनका आंसर लिखना होता है। देन सेक्शन बी, इसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं, इन 3 में से हमें 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं एंड ये 10 मार्क्स के हैं, तो इनका हम लॉन्ग में आंसर लिखते हैं। अप्रॉक्स 5 पेज जो है हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। इसके अंदर हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स है, जिसके अंदर से 4 हमें अटैम्प्ट करने हैं। ये 5 मार्क्स के हैं, तो इसके अंदर हम एक से मतलब जितना इसके अंदर पूछा गया उतना ही हम लिखेंगे, इसके अंदर एक्स्ट्रा कभी भी कुछ भी नहीं लिखना होता। देन 7th क्वेश्चन है, इसके अंदर भी 4 पार्ट है, जिसके अंदर से 3 पार्ट हमें करने हैं। ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। सो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। इसका सोल्यूशन जो है, कंप्लीट सोल्यूशन, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन। हर एक क्वेश्चन एंड साथ साथ हम उसका आंसर जो है वो देखेंगे। सो सबसे पहले सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, डिफाइन साइज रिडक्शन। सो साइज रिडक्शन होता क्या है? साइज रिडक्शन जैसे कि नाम से हम बता सकते हैं, साइज रिडक्शन का मतलब है कि किसी भी पार्टिकल का साइज रिड्यूस करना, तो वही इसकी डेफिनेशन है। साइज रिडक्शन इज प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट मासेस इनटू स्मॉल यूनिट मासेस। मतलब लार्ज सॉलिड यूनिट मासेस को रिड्यूस करना, उनके साइज़ को स्मॉल यूनिट मासेस के अंदर, उसे हम साइज रिडक्शन कहते हैं। सेकेंड इज एनलिस्ट द फैक्टर्स इफेक्टिंग फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। सो इसका आंसर होगा, सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया जो होता है फिल्टर मीडिया का, वो इफेक्ट करता है। दूसरा है जो पार्टिकल साइज होता है सॉलिड्स का, वो इफेक्ट करता है। तीसरा है प्रेशर डिफरेंस जो होता है, ये इफेक्ट करता है। एंड फोर्थ है विस्कोसिटी जो है, ये फिल्ट्रेशन को इफेक्ट करती है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स के अंदर पूछा होता है, हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स के नाम लिखेंगे। वहीं अगर ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता, तो एक एक फैक्टर किस तरीके से इफेक्ट करता है फिल्ट्रेशन को, ये भी हमें वहाँ पर बताना होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेंट्रीफिकेशन। सो सेंट्रीफिकेशन क्या होता है? जनरली हम देखें तो सेंट्रीफिकेशन का मतलब ये होता है कि सेपरेट कर रहे हैं हम किसी सॉलिड को लिक्विड में से, या फिर 2 इमिसिबल लिक्विड्स एक साथ है, उन्हें हम अलग अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को जो है सेंट्रीफिकेशन कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, centrifugation is a process by which the constituents present in a dispersion are separated with the help of centrifugal force. So main इसके अंदर ये रहता है कि जो साइज सेपरेशन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ 2 immiscible लिक्विड्स और अ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। जैसा कि अभी हमने बताया था कि इसे जो 2 इमिसिबल लिक्विड्स एक साथ हैं उनका सेपरेशन करने के लिए, या फिर एक सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज डिफाइन ड्राइंग। सो ड्राइंग का क्या मतलब होता है? जनरली हम देखें तो ड्राइंग का मतलब होता है सूखना। सो ड्राइंग इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर और अदर लिक्विड फ्रॉम अ मटीरियल बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ड्राइंग का मतलब हुआ कि कोई एक मटेरियल है हमारे पास में, उसके अंदर से स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर या फिर कोई भी दूसरा लिक्विड है, उसे रिमूव करना हीट की मदद से, इसे जो है ड्राइंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ कोरोजन। सो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है कि केमिकल या फिर एनवायरनमेंट से किसी भी मेटल का रिएक्शन होकर के वो मेटल जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देता है, एंड जो मेटल है वो अपनी जिस काम के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, मतलब उस काम के लिए हम यूज़ नहीं कर पाते हैं उसे। सो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, corrosion is defined as the reaction of a metallic material with its environment which causes a measurable change to the material and can result in a functional failure of the metallic component or of a complete system. So इसमें यही बताया गया, corrosion का मतलब होता है कोई भी मेटेलिक मटेरियल है, उसका एनवायरनमेंट के साथ में रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती है, एंड इससे मेटेलिक कंपोनेंट जो है, मतलब उसका जो भी फंक्शन है वो या तो मतलब कुछ हद तक फेल हो जाता है, कम्प्लीटली जो है उसका फंक्शन फेल हो जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, डिफाइन साइज सेपरेशन। तो इसके अंदर हमें बताना है कि साइज सेपरेशन क्या होता है। जनरली हम देखें हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनका अलग अलग साइज़ है, तो उन्हें अलग अलग करना, मतलब एक एक साइज़ के जो है बराबर बराबर साइज़ के पार्टिकल्स, उन्हें एक साथ करना जो है वो साइज सेपरेशन कहलाता है।
सो size separation is a process in which separation of a mixture of various sizes of particles into two or more portions by means of screening surfaces takes place. यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि साइज सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वेरियस साइज के पार्टिकल्स का जो मिक्सचर होता है उसके अंदर से दो या उससे ज़्यादा पोर्शंस को अलग अलग किया जाता है जिनका साइज़ बराबर होता है। ये जो है स्क्रीनिंग सर्फेसेस की मदद से होता है। नेक्स्ट इज नेम एनी 4 साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स। तो साइज रिडक्शन के लिए किन्हीं भी 4 इक्विपमेंट के नाम हमें यहाँ पर बताने हैं। तो जो इक्विपमेंट्स है उसके अंदर फर्स्ट आता है हैमर मिल, सेकेंड आता है बॉल मिल, थर्ड आता है फ्लूइड एनर्जी मिल एंड फोर्थ इज एज रनर मिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? तो कंडक्शन जो है, हमने जो हीट ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म होता है उसके अंदर एक तरीका जो है हीट ट्रांसफ़र का, वो कंडक्शन भी होता है। सो कंडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बाय द ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स विदाउट मिक्सिंग। कंडक्शन एक प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफ़र का जिसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो इंडिविजुअल एटम्स के बीच में जो है मोमेंटम के ट्रांसफ़र होने की वजह से होती है, मिक्सिंग की वजह से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये इसके अंदर हमें डिस्टिलेशन की डेफिनेशन बतानी है। डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी दो लिक्विड का मिक्सचर है, उन दोनों लिक्विड्स को अलग अलग करना जो है वो डिस्टिलेशन कहलाता है। डिस्टिलेशन इज डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेपराइजेशन एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन एट अनदर प्लेस। डिस्टिलेशन का मतलब होता है एक लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करना, जिसके अंदर मतलब दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक तो वेपराइजेशन एंड दूसरा जो है कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। सो इसके अंदर हमें फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल्स के नाम लिखने हैं। सो फेरस मेटल्स के एग्जांपल हमारे पास आते हैं कास्ट आयरन, स्टील, कार्बन एंड स्टेनलेस स्टील। एंड नॉन फेरस मेटल्स के हमारे पास एग्जांपल आते हैं एल्यूमिनियम, लेड एंड कॉपर। नाउ सेक्शन 20 के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। सो सबसे पहला इसके अंदर क्वेश्चन है डिस्क्राइब फ्लूइड एनर्जी मिल इन डिटेल। तो जब हमें बोला गया है कि हमें फ्लूइड एनर्जी मिल को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो इसके अंदर हम फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, प्रिंसिपल हो गया, उसका कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गए, देन यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये सारे ही पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि फ्लूइड एनर्जी मिल जो है ये एक इक्विपमेंट होता है साइज रिडक्शन के लिए। नाउ ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? ये जो है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, इन दोनों प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इम्पैक्ट का मतलब हैमर अप्लाई होते हैं, तो हैमर अप्लाई होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फोर्स से दो पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, उसे हम इम्पैक्ट कह सकते हैं। एंड एट्रिशन का मतलब क्या होता है कि रबिंग की हेल्प से साइज रिडक्शन जो है वो हो रहा है। तो ये दोनों इसके प्रिंसिपल होते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, ये हमारी कंप्लीट फ्लूइड एनर्जी मिल है। इसके अंदर सबसे पहले जो है हम फीड को यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं, फीड इनलेट से जो है फीड को हम इसके अंदर डालते हैं। देन वेंचुरी फीडर जो है ये भी फीड को जो है इक्विपमेंट के अंदर घुसने के लिए मदद करता है। देन यहाँ से कंप्रेस्ड एयर एंटर करती है एंड फ्लूइड नोजल्स जो होते हैं ये इस कंप्रेस्ड एयर को एलिप्टिकल पाइप के अंदर डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फोर्स से जो ये पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं एंड इनके बीच में रबिंग भी और इम्पैक्ट भी दोनों ही प्रिंसिपल काम करते हैं। एंड फाइनली ये जो आउटलेट है यहाँ पर क्लासीफायर से जिस पार्टिकल का साइज़ जो है जितना हमें चाहिए उतना रिड्यूस हो जाता है, वो जो है वो तो यहाँ से निकल जाते हैं आउटलेट से बाहर, एंड जिनका साइज़ जो है वो रिड्यूस नहीं होता है वो वापस से इसी मिल के अंदर चले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, डायग्राम बना देंगे, इनके पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। देन उसके बाद में वर्किंग हम लिखेंगे। तो वर्किंग के अंदर हमें ये बताना है कि ये मिल जो है वो किस तरीके से काम करती है। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन करा कि फीड इनलेट से जो है मटेरियल एंटर करता है, देन कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से इन सब की मदद से जो है फाइनली हमारा साइज रिडक्शन हो जाता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखी हुई है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये इसकी कंप्लीट वर्किंग है, जो अभी मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। नाउ इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल को हम यूज़ करते हैं पार्टिकल साइज़ जो है बहुत सारे ड्रग्स का रिड्यूस करने के लिए, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, विटामिन्स हो गए। देन अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग जो है वो फ्लूइड एनर्जी मिल से हो सकती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स हम फॉर्म कर सकते हैं। देन जो मॉडरेटली हार्ड मटेरियल्स होते हैं उन्हें उनका साइज़ रिडक्शन जो है हम फ्लूइड एनर्जी मिल से कर सकते हैं। नाउ एडवांटेजेस क्या होंगे इसके, कि फ्लूइड एनर्जी मिल जो है इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, तो इस वजह से कोई भी हीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। देन इसके अंदर
मूविंग पार्ट नहीं है तो वियर मतलब जो कुछ कुछ पार्ट जो है वो इक्विपमेंट का टूटता है साइज़ रिडक्शन के टाइम, वो चीज़ भी इसके अंदर नहीं होती है, तो इस वजह से फाइनल प्रोडक्ट जो है उसका कोई कंटेमिनेशन भी नहीं होगा। नो डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके, ये जो है फ्लूइड एनर्जी मिल, ये सॉफ्ट टैकी एंड फाइब्रस मटेरियल्स का साइज रिडक्शन हम इससे नहीं कर सकते हैं। देन ये इक्विपमेंट जो है ये एक्सपेंसिव होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन ऑरिफिस मीटर। सो ऑरिफिस मीटर जो कि हमारा एक बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एंड ये जो है फ्लूइड्स के अंदर हमने इसे पढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में हमें डिटेल नोट लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो ऑरिफिस मीटर जो है बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड होता है। देन हम इसका कंस्ट्रक्शन के अंदर मेन क्या है, हमें डायग्राम बनाना है, तो इस तरीके से जो है इसका डायग्राम बनता है। इसके अंदर ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच में हमें जो है वेलोसिटी का डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, मतलब रेट ऑफ फ्लो फ्लूइड जो है वो हमें यहाँ पर निकालना होता है। तो ए और बी पॉइंट के बीच में हम प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए मैनोमीटर अटैच करते हैं। देन जहाँ पर कंस्ट्रिक्शन होता है इसका, उस पॉइंट को जो है वेना कॉन्ट्रैक्टा कहा जाता है, एंड इसके अंदर ऑरिफिस प्लेट जो है वो भी प्रेजेंट होती है। कंस्ट्रक्शन के अंदर डायग्राम बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन पार्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लिख सकते हैं। देन हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग जो है वो किस तरीके से होती है। तो क्या करते हैं हम इसके अंदर फ्लूइड को ऑरिफिस मीटर के थ्रू पास करते हैं ना, जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की वो पॉइंट बी पे इंक्रीज़ हो जाती है कंस्ट्रिक्शन की वजह से, क्योंकि वो जो पाइप है वहाँ से बहुत ही पतला हो गया, तो जब वहाँ से पानी ऐसे जाएगा तो वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। बर्नौलीज इक्वेशन के बेसिस पर हम वेलोसिटी जो है निकाल सकते हैं फ्लूइड की। सो वेलोसिटी होगी क्या, यू नॉट इक्वल टू सी नॉट रूट 2g डेल्टा एच। यहाँ पर यू नॉट तो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की, सी नॉट जो है ये कांस्टेंट है, जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एंड डेल्टा एच जो है प्रेशर डिफरेंस है जो कि हम मैनोमीटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। देन वेलोसिटी जो होगी फ्लूइड की ऑरिफिस मीटर के थ्रू, उसे हम इस इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यूजेस क्या होंगे ऑरिफिस मीटर के, तो इसे यूज़ करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को निकालने के लिए। देन एडवांटेजेस क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होता है, इसे इंस्टॉल करना एंड रिमूव करना बहुत ही ईजी होता है, एंड ये एफिशिएंट एंड रिलायबल मेथड है, एंड ये बहुत सालों तक जो है हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देन डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इसके लिए जो है होमोजीनस फ्लूइड होना चाहिए। देन प्रेशर ड्रॉप हो जाता है इसके अंदर फ्लूइड के अंदर। देन इसकी एक्यूरेसी जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी, प्रेशर एंड विस्कोसिटी से इफेक्ट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। मतलब जब हम फार्मास्यूटिकल प्लांट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो मटेरियल हम सेलेक्ट करते हैं उसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इसके अंदर हमारे पास आता है केमिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स के नाम लिखे हैं, इनके बारे में कि फैक्टर्स किस तरीके से इफेक्ट करते हैं ये भी हमें लिखना होगा, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमें हर चीज़ को डिटेल में लिखना होगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ फैक्टर्स बताए, इनके बारे में आपको डिटेल के अंदर लिख के आना है एग्जाम के अंदर। केमिकल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, पहला आता है कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है वही कंटामिनेट हो जाता है, तो वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल को। देन इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल्स ऑन मटेरियल ऑफ प्लांट। प्लांट का जो मटेरियल है उसके ऊपर केमिकल जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो ये चीज़ जो है ये भी इफ़ेक्ट करती है। देन फिजिकल फैक्टर्स के अंदर स्ट्रेंथ हो गया, मास, वियर प्रॉपर्टीज़, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, ईज ऑफ फैब्रिकेशन, क्लिनजिंग, स्टेरिलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स को। तो इनके बारे में डिटेल में आपको जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर भी बता देंगे, नोट्स जो हैं वो भी आपको प्रॉपर इसके प्रोवाइड करवा देंगे। एंड बाकी आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रखें, इनके बारे में डिटेल में ज़रूर लिख के आए, 10 मार्क्स के अंदर ज़रूरी है लिखना। नाउ नेक्स्ट सेक्शन सी। इसके अंदर हमारे पास सारे क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव एंड एक्सप्लेन बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम को हमें डिराइव करना है एंड एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम जो है वो कहती क्या है। Bernoulli's theorem states that in a steady state ideal flow of an incompressible fluid, the total energy per unit mass, which consists of pressure energy, kinetic energy and potential energy at any point of the fluid is constant. Bernoulli theorem जो है वो ये कहती है कि जो steady state ideal flow होता है एक incompressible liquid का, इसके अंदर जो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास होती है, जिसके अंदर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आती है, फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर ये चीज़ जो है वो कांस्टेंट होती है। ये हो गई स्टेटमेंट बर्नौलीज थ्योरम की ना। इसका जो डेरिवेशन है वो हम किस तरीके से करेंगे,
ये हमारे पास में कंप्लीट पाइप एंड इसके बीच में जो है पंप लगा हुआ है। ये जो हाइट है ए पॉइंट की ग्राउंड से वो एक्स ए है एंड पॉइंट बी की जो हाइट है वो एक्स बी है। यहाँ पर पंप हेड जो है उसका वेट डब्ल्यू हमने लिया एंड फ्रिक्शनल एनर्जी जो है वो एफ है। नाउ सबसे पहले ए पॉइंट पे मतलब इनिशियल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इट विल बी यू ए स्क्वायर अपॉन 2g। प्रेशर एनर्जी होगी पी ए अपॉन रो ए जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी इक्वल टू एक्स ए। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना है कि 1 kg ऑफ फ्लूइड जो है वो एंटर कर रहा है पॉइंट ए पे। फाइनल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी जो है पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यू बी स्क्वायर अपॉन 2g। प्रेशर एनर्जी हो जाएगी पी बी अपॉन रो बी जी। पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एक्स बी। सो अब जो टोटल एनर्जी होगी पॉइंट ए पे वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी यही होगी। अब बर्नौलीज़ थ्योरम के हिसाब से किसी भी पॉइंट पर जो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट होती है। तो मतलब पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट हो गई एंड पॉइंट बी पे भी इस हिसाब से एनर्जी जो है वो कांस्टेंट ही होगी। नाउ हमारा जो बर्नौलीज़ थ्योरम है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी एनर्जी गेन या फिर लॉस नहीं होती है। सो इनपुट इक्वल टू आउटपुट आ जाएगा, मतलब टोटल एनर्जी जो पॉइंट ए पे होगी वो इक्वल होगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पे। बट यहाँ पर हमारे पास एक पंप भी लगा हुआ है तो एनर्जी जो पंप के द्वारा ऐड होगी वो होगी प्लस डब्ल्यू एंड जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा फ्रिक्शन की वजह से वो होगा माइनस एफ। तो जो फाइनल एनर्जी बैलेंस होगा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में वो आ जाएगा पी ए अपॉन रो ए जी प्लस एक्स ए प्लस यू ए स्क्वायर अपॉन 2g माइनस एफ प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ए अपॉन रो बी जी प्लस एक्स बी प्लस यू बी स्क्वायर अपॉन 2g। ये है हमारी बर्नौलीज़ इक्वेशन। तो इस तरीके से हम जो है बर्नौलीज़ इक्वेशन को डिराइव करते हैं, बर्नौलीज़ थ्योरम को डिराइव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मैकेनिज्म एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म क्या होते हैं एंड साइज रिडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये हमें बताना है। तो साइज रिडक्शन होता क्या है, हमें पता है कि साइज़ को रिड्यूस करना जो है वही साइज रिडक्शन कहलाता है। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। देन मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं साइज रिडक्शन के। साइज रिडक्शन के लिए जो है 4 मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट इज़ कटिंग, सेकेंड इज़ कंप्रेशन, थर्ड इज़ इम्पैक्ट एंड फोर्थ इज़ एट्रीशन। सबसे पहले कटिंग का क्या मतलब होता है, जब मटेरियल को किसी शार्प ब्लेड या नाइफ़ की मदद से कट किया जाता है एंड इस तरीके से साइज़ जो है पार्टिकल का वो रिड्यूस करा जाता है तो उसे हम कटिंग कहते हैं। सेकेंड इज़ कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, जब मटेरियल को रोलर्स के बीच में क्रश करा जाता है प्रेशर की मदद से तो इस प्रोसेस को जो है कंप्रेशन कहा जाता है। देन इम्पैक्ट में क्या होता है, साइज़ रिडक्शन किया जाता है कि हैमर्स हैं या फिर बार है हाई स्पीड पे उन्हें स्ट्राइक कराया जाता है मटेरियल के साथ में। इस तरीके से जो साइज़ रिडक्शन होता है उस मैकेनिज्म को इम्पैक्ट कहा जाता है। देन एट्रिशन में क्या होता है कि दो पार्टिकल्स जो है उनके बीच में रबिंग एक्शन होता है, इस तरीके से उसका साइज़ रिड्यूस होता है तो इसे जो है एट्रिशन कहा जाता है। ये हो गए मैकेनिज्म। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे साइज़ रिडक्शन के, साइज़ रिड्यूस किया क्यों जाता है, तो ये इसलिए करा जाता है जिससे कि ड्रग की थेरापेटिक इफेक्टिवनेस जो है उसे इंक्रीज़ किया जा सके। देन जो मिक्सिंग है ड्रग की उसे इजी किया जा सके। देन स्टेबिलिटी जो है ड्रग की उसे इंक्रीज़ किया जा सके। एंड जो रेट ऑफ ड्राइंग है, मतलब अगर हम टैबलेट वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए एंड में हमें ड्राई भी उसे करना होता है, तो रेट ऑफ ड्राइंग को इंक्रीज़ किया जा सके, इसलिए जो है साइज़ रिडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर्स एज पर आईपी। आईपी के अकॉर्डिंग ऑफिशियल स्टैंडर्ड क्या होते हैं पाउडर के लिए। इसके लिए हमारे पास में एक टेबल आती है, यही टेबल हमें बतानी होती है। इसके अंदर सबसे पहला आता है ग्रेड ऑफ पाउडर, तो 5 ग्रेड्स हैं हमारे पास में। देन सीव थ्रू विच सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो पास हो जाएं, तो सीव नंबर हमें यहाँ पर पता लिखना होता है। देन उसके बाद में नॉमिनल मैश अपर्चर साइज़, मतलब जो मैश अपर्चर उसका नॉमिनल साइज़ जो है वो क्या होना चाहिए। 5 क्लासेस जो है, सबसे पहला आता है कोर्स पाउडर, इसके अंदर जो सीव नंबर है वो 10 होना चाहिए। नॉमिनल मैश अपर्चर साइज़ जो है वो 1.7 mm होना चाहिए। सेकेंड है मॉडरेटली कोर्स पाउडर, इसके अंदर 22 है एंड 710 माइक्रोमीटर है। देन मॉडरेटली फाइन पाउडर के अंदर 44 एंड 355 माइक्रोमीटर। फाइन पाउडर के अंदर 85 एंड 180 माइक्रोमीटर। एंड लास्ट वन इज़ वेरी फाइन पाउडर, जिसके अंदर सीव नंबर जो है वो 120 होना चाहिए एंड नॉमिनल मैश अपर्चर साइज़ जो है 125 माइक्रोमीटर होना चाहिए।
ना इसके बाद में हम इन पांचों की डेफिनेशन लिख सकते हैं। वो किस तरीके से लिखेंगे, एक की मैंने यहाँ पर लिख दिया, बाकी सबकी भी उसी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कोर्स पाउडर क्या होंगे, अ पाउडर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ विच पास थ्रू अ सीव with nominal mesh aperture of 1.70 mm नंबर 10 सीव। मतलब कोर्स पाउडर एक ऐसा पाउडर होता है जिसके सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो जिस सीव का नॉमिनल मैश अपर्चर 1.70 mm है उससे पास हो जाने चाहिए सारे के सारे पार्टिकल्स, एंड नंबर 10 सीव जो है वो ये होती है। तो इस तरीके से हम बाकी चारों की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेशन। सो हमारे पास एक इक्विपमेंट आता है फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर, जो कि इवेपोरेशन के लिए होता है। इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इस इवेपोरेटर के अंदर क्या होता है कि लिक्विड जो है उसे ट्यूब्स के थ्रू सर्कुलेट करा जाता है एक पंप की मदद से। देन बॉइलिंग नहीं होती है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है। तो इसके अंदर लिक्विड को हम इसके अंदर डालते हैं। ये कंप्लीट जो है हम डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। सो डायग्राम इसका जो है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ज़रूर बनाना है। ये जो है ये कंप्लीट डायग्राम है फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर का। ये डायग्राम हमें बनाना है कंस्ट्रक्शन के अंदर। देन उसके बाद में हमें थोड़ी सी इसकी वर्किंग को भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है कि ये किस तरीके से काम करता है। तो जहाँ पर यहाँ फीड लिखा हुआ है, फीड में से जो मटेरियल है वो इसके अंदर एंटर करता है पंप के थ्रू, देन ये ट्यूब्स के थ्रू इसके अंदर जाता है, एंड यहाँ पर स्टीम भी सप्लाई होती है। तो इस तरीके से जो है वो हीट हो जाता है। देन इसके बाद में डिफ्लेक्टर होता है यहाँ पर। देन वेपर हेड से जो वेपर्स बन जाती हैं वो तो यहाँ साइक्लोन सेपरेटर से बाहर निकल जाती है, एंड जो वेपर नहीं बनता है, जो लिक्विड होता है, वो वापस से इसके अंदर रिटर्न पाइप की हेल्प से एंटर कर जाता है, एंड जो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे प्रोडक्ट वाले सेक्शन से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से जो हम कंप्लीट इसको फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इसकी वर्किंग जो है यहाँ पर पॉइंट्स के द्वारा लिखी हुई है कि सबसे पहले जो है स्टीम सप्लाई करी जाती है ट्यूब्स के अंदर। देन हम लिक्विड को जो हमारा फीड इनलेट है वहाँ से इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसके अंदर। देन क्या होता है कि लिक्विड जो है वो हीट होने लग जाता है, ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। देन जो लिक्विड होता है वो डिफ्लेक्टर से स्ट्राइक करता है, तो उससे स्ट्राइक करने की वजह से लिक्विड एंड वेपर जो है वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब वेपर जो होते हैं वो साइक्लोन सेपरेटर के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर वेपर जो है वो ऊपर से बाहर निकल जाते हैं, एंड लिक्विड जो है वो वापस से नीचे आ जाता है, एंड ज़्यादा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट जो है हमें आउटलेट से बाहर मिल जाता है। सो ये था कि किस तरीके से फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेशन जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फूरियर्स लॉ। फूरियर्स लॉ जो है हीट ट्रांसफ़र के अंदर कंडक्शन जो मैकेनिज्म होता है उसके अंदर एक लॉ होता है फूरियर्स लॉ। तो हमें इसे एक्सप्लेन करना है। तो फूरियर्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है, फूरियर्स लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ यूनिफॉर्म मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड द टेम्परेचर ड्रॉप एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पाथ फ्लो। सो फूरियर्स लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ हीट फ्लो जो होता है एक यूनिफॉर्म मटेरियल के थ्रू प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, एंड जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है उसके, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ जो होती है पाथ ऑफ फ्लो की उसके। सो क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी एंड डिवाइडेड बाय एल। सो यहाँ पर जब हमारा प्रोपोर्शनल साइन हटा तो आ गया के एम जो है ये मीन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। सो ये हमारी जो है क्यू इक्वल टू के एम इंटू ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल, ये हमारी फूरियर्स लॉ की जो इक्वेशन है वो बन गई ना। अभी 5 मार्क्स के अंदर है तो हमें इसकी डेरिवेशन भी यहाँ पर लिखनी चाहिए। तो डेरिवेशन में हमारा क्या आएगा, ये हम यहाँ पर डायग्राम बना देंगे। लेंथ एल जो है ये इसकी कंप्लीट लेंथ है, डी एल जो है ये इसके अंदर थोड़ा सा लेंथ के अंदर चेंज है, देन ए इसका एरिया है, एंड यहाँ पर T1 टेम्परेचर है, यहाँ पर T2 टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है हीट फ्लो कर रही है ना। हम फूरियर्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो डी क्यू बाई डी थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, एंड इक्वल टू क्यू आ जाएगा, एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस के एम इंटू ए इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी एल। ना हम अगर इन चीज़ों को जो Q इक्वल टू माइनस के एम ए डी टी अपॉन डी एल है, तो इन चीज़ों को हम साथ में रखेंगे तो Q डॉट डी एल डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एम इंटू डेल्टा टी। ना अब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू L एंड यहाँ पर T1 टू T2, तो इससे हमारे पास डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, L आ जाएगा। तो क्यू एल डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू माइनस के एम T1 माइनस T2 को हम लिख सकते हैं डेल्टा टी। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, Q इक्वल टू माइनस के एम
इंटू ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये बताता है कि टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हुआ है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। सो इस तरीके से हम फूरियर्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज विद डायग्राम। सो परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज इक्विपमेंट है सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सेपरेशन के लिए। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, ये जो है एक फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सेपरेशन होता है परफोरेटेड वॉल की मदद से, एंड इसके अंदर क्या होता है सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस का सेपरेशन होता है, तो उनकी डेंसिटीज़ में डिफरेंस होता है, तो उस बेसिस पे जो है सेपरेशन होता है। अब सेंट्रीफिकेशन के टाइम जो लिक्विड फेज होता है वो परफोरेटेड वॉल से पास हो जाता है, बट जो सॉलिड फेज होता है वो जो परफोरेटेड बास्केट है परफोरेटेड बाउल है उसी के अंदर ही वो रह जाता है। तो सॉलिड को लास्ट में हम कटिंग की मदद से रिमूव कर देते हैं। नाउ इसका डायग्राम क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है कि विद डायग्राम, तो हमें इसका डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड डायग्राम से हम वर्किंग भी समझ सकते हैं, बट डायग्राम के साथ साथ वर्किंग जो है वो भी पॉइंट टू पॉइंट हमें लिखनी बहुत ज़रूरी है। सो परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। इसके अंदर क्या है हमारे पास में परफोरेटेड बास्केट है, देन एक मोटर लगी हुई है, लिक्विड आउटलेट है, माउंटिंग शाफ्ट है, फिल्टर क्लोथ है, इंटरलॉकिंग स्विच है एंड कवर है। तो ये परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है। काम किस तरीके से करता है, तो जो परफोरेटेड बास्केट है सबसे पहले हम इसके अंदर जो मटेरियल है जिसका हमें सेपरेशन करना है उसे हम सबसे पहले इसके अंदर रख देते हैं। देन उसके बाद में हम मोटर चालू करते हैं, तो क्या होता है कि लिक्विड जो होता है वो परफोरेटेड वॉल से पास करके एंड लिक्विड आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाता है, एंड सॉलिड जो है वो इसके अंदर ही रह जाता है। तो जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉलिड इसके अंदर जमा हो जाता है तो हम मोटर को स्टॉप कर देते हैं, एंड उसके बाद में सॉलिड जो है उसे हम इसके अंदर से रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो होता है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज काम करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिल्टर प्रेस। फिल्टर प्रेस के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसके अंदर हम फिल्टर प्रेस के बारे में लिख सकते हैं। फिल्टर प्रेस होता क्या है, ये फिल्ट्रेशन के लिए एक इक्विपमेंट होता है, एंड इसका मैकेनिज्म जो होता है वो होता है सरफेस फिल्ट्रेशन। देन फिल्टर प्रेस जो होता है इसे हम प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है स्लरी जो है वो फ्रेम के अंदर एंटर करती है प्रेशर की मदद से, एंड फिल्टर मीडियम के थ्रू फ्लो करती है। देन फिल्ट्रेट जो है उसे कलेक्ट कर लिया जाता है प्लेट के ऊपर, एंड देन आउटलेट पे सेंड कर दिया जाता है। बहुत सारे नंबर ऑफ फ्रेम्स एंड प्लेट्स जो है इसके अंदर होते हैं जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो, एंड जिसकी वजह से जो लार्ज वॉल्यूम है स्लरी का उसे हम आराम से जो है प्रोसेस कर सकें एंड उसे वॉश नहीं करना पड़े। फिल्टर प्रेस जो है दो टाइप की यूनिट से बना होता है, प्लेट्स एंड फ्रेम्स, एंड ये यूजुअली जो है एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं। अब जो वर्किंग होती है फिल्टर प्रेस की, इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं, एक आता है फिल्ट्रेशन एंड दूसरा आता है वॉशिंग। इन दोनों तरीकों ये दोनों स्टेप्स जो हैं इसके काम करने के अंदर होते हैं। देन फिल्टर प्रेस जो है इसे हम बैक्टीरिया के फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया को हम रिमूव करने के लिए फ़िल्टर प्रेस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब स्टीम डिस्टिलेशन इन डिटेल। अब स्टीम डिस्टिलेशन को डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या है, ये एक मेथड होता है डिस्टिलेशन का जिसे स्टीम की मदद से किया जाता है एंड यूज़ किया जाता है जो हाई बॉइलिंग सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ में से सेपरेट करने के लिए। तो इसके अंदर हमें इसका डायग्राम बनाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल में क्या होता है, इममिसिबल लिक्विड्स का जो मिक्सचर होता है वो बॉयल होने लग जाता है जब उनका वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टीम जो है उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड वेपर प्रेशर होता है। जब वो मिक्स करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस के वेपर प्रेशर से तो वो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, एंड इस वजह से लिक्विड जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होने लग जाते हैं। ना हम सबसे पहले इसका डायग्राम देखेंगे। सो ये है स्टीम डिस्टिलेशन का प्रॉपर जो डायग्राम है वो इस तरीके से होगा। तो इसके अंदर एक स्टीम कैन होता है, स्टीम कैन के ऊपर एक सेफ्टी ट्यूब लगी होती है, देन एक बैंड ट्यूब इसके अंदर होती है जो कि अटैच्ड होती है उस फ्लास्क से जिसके अंदर डिस्टिलेशन जिस लिक्विड का हमें करना है, जिन दोनों लिक्विड का वो दोनों इसके अंदर होते हैं। देन इसके अंदर से डिलीवरी ट्यूब निकलती है कंडेंसर के थ्रू, एडाप्टर के थ्रू, एंड फाइनली जो डिस्टिलेट है वो हमारे पास में रिसीवर के अंदर फिल हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, लिक्विड जो है उसे डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ले लिए, दोनों लिक्विड का मिक्सचर, एंड थोड़ा सा उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। स्टीम कैन जो है इसके अंदर भी वाटर ऐड कर दिया। अब इन दोनों के ऊपर जो है हीट अप्लाई करी, तो हीट होने से क्या होगा, स्टीम जो है वो भी डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर जाएगी, नीचे से इसके ऊपर भी हीट अप्लाई होगी। तो इससे क्या होगा, जो लिक्विड होगा
उसके वेपर बन जाएंगे एंड देन उसके बाद में वो डिलीवरी ट्यूब से कंडेंसर में जाएगा, देन इसका कंडेंसेशन होकर के क्या होगा कि वो लिक्विड रिसीवर के अंदर जमा हो जाएगा। तो यही जो मैथडोलॉजी है इसकी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। तो फाइनली जो रिसीवर होता है उसके अंदर वाटर एंड ऑर्गेनिक लिक्विड जो है वो दो सेपरेट लेयर बना लेते हैं एंड उन्हें हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं एक सेपरेटिंग फ्लास्क को यूज़ करके। नाउ जो लास्ट क्वेश्चन है ये है क्लासीफाई इवेपोरेटर्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो इसके अंदर हमें इवेपोरेटर्स को क्लासीफाई करना है एंड फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को उन्हें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले इवेपोरेटर्स होते क्या हैं? इक्विपमेंट जिन्हें इवेपोरेशन के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम इवेपोरेटर्स कहते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन कैसे होगा इवेपोरेटर्स का? तो दो टाइप के होते हैं। पहले आते हैं इवेपोरेटर्स जिसके अंदर हीटिंग मीडियम जो है वो जैकेट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका एग्जांपल आता है स्टीम जैकेटेड कैटल। दूसरे आते हैं वेपर हीटेड इवेपोरेटर्स विद ट्यूबुलर हीटिंग सर्फेसेस, मतलब वेपर हीटेड इवेपोरेटर्स जिसके अंदर ट्यूबुलर हीटिंग सर्फेसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर भी दो टाइप के आते हैं। पहला आता है इवेपोरेटर्स विद ट्यूब्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, मतलब इवेपोरेटर्स जिनके अंदर ट्यूब्स जो होती है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस होती है, इसका एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। एंड दूसरी तरफ आते हैं इवेपोरेटर्स विद ट्यूब्स प्लेस्ड वर्टिकली, इसके अंदर आता है फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इवेपोरेटर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। देन फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं इसके अंदर क्या क्या आते हैं? फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होता है। सेकेंड इज़ वेपर प्रेशर। रेट ऑफ इवेपोरेशन ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेपर प्रेशर के, तो जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उतनी ज़्यादा जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी। देन आता है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है लिक्विड का उतना ही ज़्यादा जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है। देन आता है फिल्म्स एंड डिपॉजिट्स। तो जैसा कि हमने देखा है कि कोई भी लिक्विड होता है उसके ऊपर कुछ जम जाता है, कुछ फिल्म्स एंड डिपॉजिट्स मतलब कुछ जम जाता है, तो उससे क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ इवेपोरेशन। तो अगर टाइम ऑफ एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, बट जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो थर्मोस्टेबल होने चाहिए, मतलब हीट से ख़राब नहीं होने चाहिए, तब जो है टाइम ऑफ इवेपोरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन के। सो यहाँ पर जो है कंप्लीट क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन कंप्लीट होता है। सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।